हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुमित मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास का विषय है संविधान सभा। निश्चिंत ही यह विषय बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को इस विषय पर या इस टॉपिक पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और समस्याएं क्यों आती हैं उसके लिए मैं आपको सीधे इस टॉपिक से पूछे गए कुछ प्रश्नों की ओर लेके चलता हूं, जहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपको समस्याओं का सामना यहां से करना पड़ सकता है या किस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपको यहां से ज्यादा परेशान करने के लिए यहां पर आपको रख सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। तो और भी इससे अगर अच्छी कैटेगरी के प्रश्न और भी देखना चाहें तो और भी प्रकार के प्रश्न आपको देखने पर यहाँ पर आपको और भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये एक प्रश्न है, बहुत अच्छा है, यूपीएसआई का प्रश्न है। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जब इस पूरे टॉपिक को पढ़ करके क्लियर करेंगे तो ये जो जटिल प्रश्न है, आसान प्रश्न तो सब कोई कर ले जाता है। देखिए एक प्रश्न आपके सामने और आया है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो ये प्रश्न जो बहुत जटिल है, उन जटिल प्रश्नों को भी आप करने में सक्षम होंगे, यह मेरा आपके साथ दावा है। बस आप इस पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहिए और एक नई प्रक्रिया के साथ इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। चलिए तो हम अपने आज के क्लासेस को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला ही सेगमेंट होगा वो होगा संविधान सभा के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। और जब हम संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए संविधान सभा क्या थी, क्यों थी और कैसी थी। तो संविधान सभा की अगर हम पहली मांग की बात करें तो इसकी पहली मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी से बिलोंग करते थे और इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। अब आपके जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी? नहीं, इसके भी पहले बहुत सारे लोगों ने संविधान सभा की मांग अलग अलग स्तर पर कर रखी है। जैसे 1895 में तिलक महाराज के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी और उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा समय समय पर इस मांग को दोहराया गया। लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से या किसी मंच से किसी व्यक्ति के द्वारा पहली बार ये मांग उठाई गई तो वो मांग उठाई गई है हमारी एम.एन. राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भैया संविधान सभा की पहली मांग किसके द्वारा की गई है। संविधान सभा की पहली मांग, इनका नाम है एम.एन. रॉय या इनको आप बुला सकते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। जहां पर वो पूरी तरह से आपको संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है आपको ये बात बिल्कुल एकदम स्थायी रूप से समझ लेना है कि क्या होने वाला है इसके बाद। अंग्रेजों ने बहुत बार इस मांग को ठुकराया है। भारतीयों के द्वारा इसकी मांग की जाती थी, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट हो या किसी अधिवेशन की बात हो। अंग्रेजों ने हर बार इस मांग को ठुकरा दिया है। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब पहली बार अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव पड़ा और इस दबाव का आश्चर्यचकित परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज भारतीयों की बात सुनने के दबाव में आ गए और पहली बार 1942 में, मार्च 1942 में, पहली बार मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन जब भारत आ रहा है तो इस पर पहली बार चर्चा की गई कि भैया भारतीयों को संविधान सभा प्रदान की जाएगी। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। यहां पर दो प्रश्न और पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, इस समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो। और अगर पूछ लिया जाए इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो वो थे चर्चिल साहब।
विंस्टन चर्चिल। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या प्रावधान थे यहां पर जो आपको यहां से ध्यान में रखने हैं? पहला, तो संविधान सभा की औपचारिक मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की औपचारिक मांग को स्वीकार किया गया। मतलब अंग्रेजों ने पहली बार यह माना कि भारतीयों को संविधान सभा दे देनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीजों पर यहां मान्यता प्राप्त हुई। क्या? भारत को औपनिवेशिक राज्य का भी दर्जा दिया गया। औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक राज्य क्या है बच्चा? इसको इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट बुलाते हैं। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा क्या होता है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, उससे आप निश्चिंत रहें। तीसरा क्या होगा यहां पर? तीसरा, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ठीक। तीनों का अर्थ आप पहले एक बार में समझ लीजिए। संविधान सभा की मांग को माना जा रहा है, यह तो बहुत बेसिक सी बात है, मान लिया गया। दूसरी बात है औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। औपनिवेशिक राज्य को हम कहते हैं डोमिनियन स्टेट। क्या होता है ये डोमिनियन स्टेट? तो समझिए जरा सा। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में दो प्रकार के मामले आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं देश के आंतरिक मामले, और इसी के साथ साथ आपको दूसरा देखने को मिलेगा देश के वाह मामले। वाह मामले, देश के आपको देखने को मिलेंगे वाह मामले देखने को मिल जाएंगे। दो प्रकार के मामले देखने को मिलेंगे। वाह मामलों में बेसिकली तीन ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगी रक्षा, एक मिलेगा आपको संचार, और तीसरा मिलेगा व्यापार। डिफेंस, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ये तीन वो विचार हैं या तीन वो हिस्से हैं जो अंग्रेजों ने अपने पास रखे। औपनिवेशिक राज्य का या डोमिनियन स्टेट का बेसिक सा अर्थ इतना सा है कि वाह मामले अंग्रेजों के पास हैं, ये तीन मामले अंग्रेजों के पास हैं। तीन मामले अंग्रेजों के पास हैं, और बाकी देश के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों में भारत स्वतंत्र है। भारत क्या है? स्वतंत्र है। ठीक। इतनी बात आपको क्रिप्स मिशन से देखने को मिल जाएगी। बट ये जो क्रिप्स मिशन आया, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स लेके आए, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, इसका विरोध किया गया। इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया। इसका बच्चों विरोध किसने किया? इसका विरोध कांग्रेस के द्वारा भी किया गया, और इसका विरोध लीग के द्वारा भी किया गया। बच्चों लीग के विरोध करने का कारण सिर्फ इतना सा था कि आप सभी को पता होगा 1940 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र का या द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, डबल नेशन थ्योरी, जहां पर उनकी मांग थी कि उन्हें एक अलग से देश चाहिए। क्योंकि क्रिप्स मिशन में उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, या सरल शब्दों में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस वजह से इन्होंने इसका विरोध किया। अब बात अगर हम कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी है, प्रांतों को स्वायत्तता। क्या मतलब है इस लाइन का? प्रांतों को यह अधिकार दिया गया, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दिया गया। और क्या अधिकार दिया गया? अधिकार दिया गया कि चाहे तो वो अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, और चाहे तो भारतीय संविधान में शामिल हो सकते हैं। इससे तो कोई भी राज्य भारतीय संविधान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगा, और देश कई टुकड़ों में बांट जाएगा या बांट दिया जाएगा। इन्हीं दोनों का विरोध किया गया है। कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों की, देश को कई हिस्सों में बांटने के डर से, कई हिस्सों में
बंटने के डर से जो है इसका विरोध किया, और लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं की गई। इस वजह से लीग ने भी क्या कहा, इसका विरोध किया। इसके संबंध में एक प्यारा स्टेटमेंट और है। जो भी प्रावधान यहां पर ये देने का प्रयास कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन में जो भी प्रावधान देने की बात कही थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तात्पर्य है कि 1942 में किसी भी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होने वाला है, और इसीलिए यहां पर इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। आपके लिए यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इसको बोलेंगे बाद की तारीख का चेक, बाद की तारीख का चेक कहा जाएगा। कारण क्या है? कारण मात्र इतना सा है कि प्रावधान तो अभी देने की बातचीत हो रही है, लेकिन ये मिलेगा कब? कहा अभी जा रहा है, लेकिन मिलने की संभावना बहुत बाद में है। ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, ये वो है जो एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि, बापूजी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा उन्होंने इसे। इसके बाद क्या हुआ, हमारे द्वारा इस बात का विरोध किया गया। हमने क्रिप्स मिशन के विरोध में, हमने क्रिप्स मिशन के विरोध में मतलब कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स मिशन के विरोध में एक मूवमेंट चलाया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। इस मिशन का नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को यह मूवमेंट चला था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और यहीं पर उनका जो फेमस नारा है, करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। डू और डाई का सेगमेंट महात्मा गांधी के जी के द्वारा यहीं पर दिया गया था। इसके बाद समय बदला, और समय बदलने के बाद 1945 पहुंचे। 1945 का वो समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए, और इस चुनाव पर लेबर पार्टी के एक प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जिनका नाम है सर क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली। और बच्चों, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या बोला? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे, क्योंकि उस समय तक भारत की आजादी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा, और बस इसी का फायदा मिलेगा कि क्लीमेंट एटली जी के कहने पर, क्योंकि वो जीतेंगे, और जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे वैसे ही एक मिशन भारत आएगा, और इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। क्या नाम है इस मिशन का? कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में यह मिशन भारत आया था। कितने सदस्य थे यहां पर? आपको ध्यान रखना है, यहां पर 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स।
और तीसरे सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर। ठीक। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो उस समय सचिव के पद पर थे, उस समय किस पद पर थे? सचिव के पद पर थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के सदस्य थे, व्यापार बोर्ड के सदस्य थे ये, मेंबर ऑफ ट्रेड बोर्ड। और एवी एलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे, नौसेना के क्या थे? मंत्री थे। ये नेवी के मिनिस्टर थे। इन तीन लोगों के द्वारा एक मिशन, इन तीन लोगों का समूह बनाकर एक मिशन भारत भेजा गया और उस मिशन को दो उद्देश्य दिए गए। जब ये मार्च 1946 में भारत पहुंचते हैं तो इनको दो काम दिए जाते हैं। पहला काम इनको दिया जाता है अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। और दूसरा जो काम था वो था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो ये दो काम बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। पहले क्या होता है, 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन ने केवल कांग्रेस को बुलाया और कांग्रेस के साथ चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग को नजरअंदाज किया, जिससे नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और पूरे भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर, जिसे हम कम्युनल राइट्स बुला सकते हैं, बहुत ज्यादा दंगे कराए गए और इस बहुत ज्यादा दंगों में बहुत सारे लोगों की जान भी गई। इन सब को नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के द्वारा या कैबिनेट मिशन और कांग्रेस ने मिलकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। और पहले तो लीग ने इसका विरोध किया, लेकिन जब लीग को लगने लगा कि वो ऐसे तो पिछड़ जाएंगे, तब अंततः 26 अक्टूबर 1946 को वो इसमें शामिल हुए। और जब वो शामिल हुए तो कुल मिलाकर 15 सदस्य यहां पर थे, बाकी हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, अगर आपका किसी भी संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट पर लिख करके वो डाउट निश्चिंत रूप से पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का स्वयं आंसर करूंगा। किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रश्न आप किसी भी विषय से बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना किसी दबाव के। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, हमारे पास आ जाएगा अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम सरकार। ठीक। मैंने बताया आपको कि यहां पर 1 अगस्त वो दिन था जब अंग्रेजों ने कांग्रेस को बुला लिया और 1 अगस्त को केवल आमंत्रण दिया गया, 1 अगस्त 1946 को केवल आमंत्रण मिलता है कांग्रेस को। और किस बात का आमंत्रण मिल रहा है? यह आमंत्रण है अंतरिम सरकार के गठन के लिए, लेकिन इसका विरोध किया जाएगा और विरोध करेगा कौन? मुस्लिम लीग। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और बंगाल समेत कई जगह पर दंगे करवा दिए, कम्युनल राइट्स करा दिए, जहां पर हजारों लोगों की जान गई, जहां पर हजारों लोगों की जान गई। कंसर्न कितना था?
कारण मात्र इतना था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी पाकिस्तान की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। बस अपनी इतनी छोटी बात को मनवाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन के सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया गया। फिर भी कांग्रेस पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा और 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। पहले तो मैंने बताया कि शुरुआत में इनके द्वारा काफी विरोध किया गया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी अंतिम रूप से शामिल हो जाएगी। लीग भी अंतिम रूप से शामिल हो जाएगी। और याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ही लीग शामिल हो जाएगी उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या जो है, कुल सदस्य संख्या, टोटल मेंबर इन अंतरिम गवर्नमेंट कितने थे? 15 थे, जिसमें से 9 सदस्य कांग्रेस से थे और 5 सदस्य आपको लीग से देखने को मिलेंगे। लीग मतलब मुस्लिम लीग। तो वहां पर 9 सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे और 5 सदस्य आपको लीग से देखने को मिलेंगे। एक वायसराय थे, एक जो थे वे वायसराय थे, और वायसराय को ही अध्यक्ष बनाया गया था इस पूरे सरकार का। हेड थे ये, प्रेसिडेंट थे इस पूरी सरकार के, और उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस से एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत पूछा जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना आपको ध्यान देना है कि टोटल 15 सदस्यों में से 9 सदस्य आपको कांग्रेस के देखने को मिलेंगे, 5 सदस्य आपको लीग के देखने को मिलेंगे और एक वायसराय स्वयं हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब इन 15 सदस्यों के द्वारा अंतरिम सरकार बनाया गया। मकसद क्या था इस अंतरिम सरकार का? अंतरिम सरकार का मकसद मात्र इतना सा था कि जैसे ही अंग्रेज हमें आजाद करके जाएंगे, तो जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक कोई व्यक्ति तो चाहिए ना जो सरकार यहाँ की चला सके, और बस उसी लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कुल मिला के सदस्यों की संख्या कितनी थी मैंने अभी आपको बता दिया, 15 सदस्य यहां पर आए थे। 15 सदस्यों में कुछ लोगों का मंत्रिमंडल बेहिचक पूछ लिया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है। अच्छा, जब ये पूछा जाएगा बच्चों, दो हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बनी थी तब हम अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकार में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों को पूछा जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष के पद पर दोनों जगह आपको कौन देखने को मिलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं अगर हम गृह मंत्रालय, सूचना या प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो दोनों ही स्थान पर किसका नाम आएगा? वो नाम आएगा सरदार पटेल साहब का। उसके साथ साथ अगर हम खाद्य एवं कृषि, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, दोनों स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आ जाएगा, चाहे वो आजादी के पहले की बात करें और चाहे वो आजादी के बाद की बात करें। और शिक्षा में यहां पर आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां से प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल जाएगी। शिक्षा में आजादी के पहले श्री राजा गोपालाचारी होंगे, लेकिन आजादी के बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री बनेंगे अंतरिम सरकार में, वो होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। इसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के हेड होंगे, पहले होंगे आसफ अली और बाद में बनेंगे जॉन मथाई। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। और रक्षा की बात करें तो जिनके पास बल है वही हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो भैया आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे बलदेव सिंह जी। और श्रम के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है
और क्या ध्यान में रखना है कि अगर श्रम है, हाँ जी, अगर जीवन है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। और इसी वजह से श्रम मंत्रालय किसके पास है? श्री जगजीवन राम जी के पास है। वहीं पर वित्त मंत्रालय के लिए पूछेगा तो आजादी से पहले लियाकत अली खान, ये इस वजह से पूछता है क्योंकि ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। और वहीं आजादी के बाद आर के षणमुखम चेट्टी जी इस पूरे अंतरिम सरकार के सदस्य बनेंगे। कानून मंत्री में पहले की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, पुनः ये कहां से थे? मुस्लिम लीग से। लेकिन जैसे ही आप आजादी की बात करेंगे, आजादी के बाद ये सभी लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, तो बी आर अंबेडकर साहब यहां पर जो है क्या होंगे? बी आर अंबेडकर साहब यहां पर आपके कानून मंत्री देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री में आपको गजनफर अली खान पहले, और बाद में आपको अम राजकुमारी अमृत कौर, ये आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि अमृत से ही आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। और ये पूरे अंतरिम सरकार के मेंबर्स आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। कुछ आपको आजादी के पहले के देखने को मिलेंगे और कुछ आपको आजादी के बाद का देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अंतरिम सरकार की समाप्ति के बाद हम संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा के निर्वाचन की बात करते हैं। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा उस पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन कैसे होगा आप सभी को ध्यान रखना है। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये होगा 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, हाँ, औपचारिक रूप से। और कैसा चुनाव था आप सभी को ध्यान रखना है? अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा ये? अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे यहां पर, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ था। और अगर हम सदस्यों की बात करें, सदस्यों की बात करें तो सदस्य आपको दो प्रकार से ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक यहाँ पे चार्ट आप बना लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके, जहां पर आपको यह ध्यान रखना है, हाँ, ऐसे। तो आजादी के पहले सदस्य थे, आजादी के पहले जो सदस्य होंगे, आजादी के पूर्व सदस्य होंगे, उनकी संख्या होगी, कुल सदस्य होंगे 389। कुल सदस्य कितने होंगे? कुल सदस्य होंगे 389। और आजादी के बाद कितने होंगे? आजादी के पश्चात की बात कर रहे हैं हम। आजादी के पश्चात सदस्यों की कुल संख्या 299 होगी। तो पहले 389 और आजादी के बाद 299। अब ये 389 जो सदस्य है ना बच्चों, इनमें से अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य आएंगे। जैसे 292 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से वो मिलेंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से देखने को मिलेंगे? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत क्या है बच्चों? ब्रिटिश प्रांत का मतलब ऐसा क्षेत्र जिस पर सीधा ब्रिटिशर्स का अधिकार था। और वहीं 4 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। कहां पर देखने को मिलेंगे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से। ये क्या है? चीफ कमिश्नरी प्रांत की संख्या 4 थी। और इनको हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको डिफाइन करा देंगे। अभी नाम भी पूछता है तो आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, चारों के नाम आपको एक बार में याद हो जाएंगे बच्चों। आगे आ जाइए। 93 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे देसी रियासतों से। कहां से देखने को मिलेंगे? देसी रियासतों से देखने को मिलेंगे, देसी रियासतों से। मतलब जो राजा महाराजा थे वहां से टोटल मेंबर्स कितने आए थे? 93 मेंबर्स आए थे। आजादी के बाद की अगर मैं बात करूं
तो आजादी के बाद आपको ब्रिटिश प्रांत से लगभग 229 सदस्य देखने को मिलेंगे और देसी रियासत से आपको 70 सदस्य देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि सर ये सदस्यों की संख्या कम कैसे हो गई। अगर हम आजादी के पहले की बात करें 389 हैं और अगर हम बाद की बात करें तो 299 हैं। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा आपको। तो इस परिवर्तन के पीछे जो कंसर्न है वो इस बात का है कि पहले हमारे पास जनसंख्या ज्यादा थी तो सदस्य ज्यादा थे, लेकिन विभाजन के समय जब विभाजन होगा तो जनसंख्या क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या का भी विभाजन होगा और जब काफी मात्रा में जनसंख्या पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जाएगी तो हमारे सदस्यों की संख्या भी कम हो जाएगी। अब सबसे बेहतरीन प्रश्न कि ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं वो कौन से हैं। तो आपको याद रखना है इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत को आपको अल्फाबेट से याद रखना है, ए बी सी और डी। ए से आप अजमेर याद रखेंगे, ए से आप अजमेर याद रखेंगे, बी से बालूचिस्तान, सी से कुर्ग ध्यान रखेंगे और डी से आप दिल्ली को ध्यान रखेंगे। ये 4 आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हो रहा है और कैसे हम जाकर के संविधान सभा को एक स्थायी निकाय बनाने का या अस्थायी निकाय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आगे चल करके संविधान के निर्माण में अपना योगदान देगा। इन सदस्यों के बाद बहुत सारे प्रश्न यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। पहले कितने सदस्य थे, बाद में कितने सदस्य हैं। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य पहले थे, 292, बाद में 229। पहले कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे और इधर 93 सदस्य देशी रियासतों से आजादी के पहले और आजादी के बाद कितने सदस्य थे, 70 सदस्य। अब कई बार आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछता है, कई बार आपसे प्रश्न इस स्तर का भी पूछता है कि बता दीजिए कितने लोग सामान्य वर्ग से थे, कितने लोग मुस्लिम वर्ग से थे और कितने लोग अन्य वर्ग से थे। वहीं पर अगर हम चुनाव को पार्टी के आधार पर करा दें तो कितनी सीटें या कितने मेंबर्स कांग्रेस से थे, कितने मेंबर्स मुस्लिम लीग से थे और कितने अन्य क्षेत्रों से थे या सिख समुदाय से थे, जो भी आपको विभाजन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम उधर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 389 सदस्य में से 389 सदस्य जब आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 208 है। कितनी है, 208 है। और लीग के सदस्यों की संख्या है 73। याद रखिएगा ये पार्टी के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ये हम पार्टी के आधार पर बात कर रहे हैं और ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और अगर हम इसको कम्युनिटी के हिसाब से देख लें तो सामान्य वर्ग के 213 सदस्य यहां पर निर्वाचित होंगे। 213 सदस्य समान वर्ग से और मुस्लिम सदस्य आएंगे। मुस्लिम सदस्य आपको देखने को मिलेंगे 79। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें तो इनकी संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति का आंकड़ा अगर पूछ ले, शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे इनकी संख्या 26 थी। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो इनकी संख्या थी 33। कितनी थी, 33। इतना आपको ध्यान में रखना है। और आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो सदस्य सब जगह से आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी था जो हमारी संविधान सभा में आया ही नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र था। बिल्कुल, एक बहुत फेमस और बहुत आसान प्रश्न है कि कौन सी क्षेत्र या रियासत है जहां से एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है हैदराबाद ने अपना प्रतिनिधि जो है वो नहीं भेजा था।
या हैदराबाद ऐसा क्षेत्र है जहां से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। अभी भी प्रश्न यहां से काफी सारे बनते हैं, जैसे ब्रिटिश प्रांत जो हैं उनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सदस्य आएंगे। और उसी तरह अगर हम देसी रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत से आएंगे। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं फटाफट। अगर हम प्रांतों की बात करें तो प्रांत से सबसे ज्यादा जो सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, पहले नंबर पर संयुक्त प्रांत, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रांत। कौन सा देखने को मिलेगा? मध्य प्रांत, जिसे हम आज की डेट में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और अगर हम रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर रियासत से आए थे, और दूसरे नंबर पर त्रावणकोर, दूसरे नंबर पर रियासत है उसका नाम है त्रावणकोर। तो जो मैक्सिमम मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे रियासतों से, वो मैसूर और मैसूर के बाद त्रावणकोर। वहीं अगर हम प्रांतों की बात करें तो सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत से और दूसरे सबसे ज्यादा सदस्य आपको मध्य प्रांत से देखने को मिल जाएंगे। और अगर बाकी यहां की बात करें तो बाकी डेटा भी मैंने आपके समक्ष क्या कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है कि कहां पर सामान्य, मुस्लिम, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि चीजों पर आराम से आपको यहां से आराम से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे बिना किसी सेगमेंट्स के। अब ये सारा जो इलेक्शन वाला सेगमेंट है ये आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और इलेक्शन के पश्चात आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन के पश्चात आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की कुछ बैठकों पर आपको नजर बना के रखनी है। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये आपको देखने को मिलेगी 9th ऑफ दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी और इस बैठक में दो लोग को चुना जाएगा। एक तो अस्थाई अध्यक्ष चुने जाएंगे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं पर अगर हम एक बात करें उपाध्यक्ष की, तो एक उपाध्यक्ष भी यहां पर चुने जाएंगे जिसे आप वाइस प्रेसिडेंट बुला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी की बात हम कर रहे हैं। वहीं अगर हम पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक की बात करें, दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक आपको 11 दिसंबर 1946 को देखने को मिलेगी। यहां पर तीन लोगों को जो है इलेक्ट किया गया था। पहले अस्थाई अध्यक्ष को हटाया गया, जो टेम्परेरी थे उनको हटाया गया और उनकी जगह पर स्थायी अध्यक्ष चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और वो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आ गए। उसके बाद एक उपाध्यक्ष के होते हुए एक और उपाध्यक्ष चुने गए, दूसरे उपाध्यक्ष भी चुने जाएंगे और दूसरे उपाध्यक्ष हैं वीटी कृष्णामचारी। क्या नाम है? वीटी कृष्णामचारी। आप याद रखिएगा यूपीएसआई जैसे एग्जामों में यह प्रश्न आसानी से बन सकता है कि संविधान सभा में उपाध्यक्षों की संख्या कितनी थी। दो। पहले 9 दिसंबर को चुने गए जिन्हें हम H.C. मुखर्जी कहेंगे, हरिंद्र कुमार मुखर्जी। और दूसरे चुने जाएंगे हमारे 11 दिसंबर को जिनका नाम है वीटी कृष्णामचारी। और इसी के साथ साथ हमारे एक व्यक्ति और चुने जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे संवैधानिक सलाहकार। क्या कहेंगे? संवैधानिक सलाहकार।
और संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने जाएंगे BN राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसके बाद जो हमारी तीसरा सेशन हमारा जो कंडक्ट कराया जाएगा, ये तीसरी बैठक जो हमारी बुलाई जाएगी, तीसरी बैठक बुलाई जाएगी, ये बुलाई जाएगी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो तीसरी बैठक आपकी बुलाई जाएगी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। क्या लाया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाएगा यहां पर। और किस लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाएगा? कि हम भारतीय संविधान में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं, जो लगभग नेहरू रिपोर्ट से मिलता जुलता था। अब जब ये उद्देश्य प्रस्ताव आ गया है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की चौथी बैठक, चौथी बैठक 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा पारित कर दिया गया। सभा द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और आगे चल करके यही प्रस्ताव, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो आपका, यही प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? संविधान की प्रस्तावना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, यही उद्देश्य प्रस्ताव है, और इसको प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और बाद में संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया। बच्चों यहां पर जो डेट है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी डेट आपकी इधर की है और कौन सी डेट आपकी उधर की है। आपको एक विशेष ध्यान रखना है, यहां पर आपको 2 दिन का अंतर देखने को मिल रहा होगा, यहां पर भी आपको 2 दिन का अंतर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करना है, आपको इन्हीं दोनों को उठा करके आपको यहां रख देना है। ये 2-2 दिन का अंतराल आपको देखने को मिल रहा है, वही डेट आपको 22 जनवरी 1947 को रख देना है, जहां से आपका संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अगर इतनी बातें क्लियर हो तो फिर हम आगे चल सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा, इसी के साथ साथ आगे की घटना कैसे घटेगी। जनवरी तक हम पहुंच चुके हैं। फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 में एक सलाहकार कमेटी का गठन किया गया, सलाहकार समिति का गठन किया गया। और इस समिति में एडवाइजरी कमेटी, और इस समिति में सदस्य के रूप में थे श्री BN राव, श्री BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। और बेनेगल नरसिंह राव जी के कंधों पर जिम्मेदारी आई भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने का। और BN राव जी ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और पहला मसौदा तैयार किया। पहला मसौदा क्या किया? तैयार किया। और ये जो पहला मसौदा है, इसी पर चर्चा करने के लिए आप आगे चल करके प्रारूप समिति का गठन देखेंगे, जो 29 अगस्त 1947 को होगा, 29 अगस्त 1947 को होगा। चलिए, इसके बाद का हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिन पर आप एक बार अपनी नजर बना के रखें, और लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते लगातार इनको जो है जवाब देने का प्रयास किए।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया? अंतरिम सरकार का निर्माण कब किया गया है? 46 में, 45 में, 43 में और 40 में। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। आपको फटाफट अपना जवाब देना है और इसका सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही जवाब है 2 सितंबर 1946 में जो है पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आगे आ जाइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर अस्थाई नहीं पूछा है, विशेष ध्यान रखना आप, यहां पर स्थाई की बात कर रहे हैं। तो भैया पहला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा श्री राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरा श्री कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथे श्री के एम मुंशी जी। ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है और इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी लोग लगातार कमेंट्स में अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखते रहिए। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1947 को और 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है कि हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई है और यह प्रश्न भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 296, 389, 375 और 292। आप सभी को पता है कि आपका सही जवाब है 389, जिसमें आपके 292 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से, 4 सदस्य माफी चाहता हूं ब्रिटिश प्रांत से 292, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने मेंबर थे? बहुत प्यार से आपको घुमाने का प्रयास किया है। 31 दिसंबर मतलब भैया 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। इसका मतलब आजादी के बाद की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? यह प्रश्न अभी मैंने कराया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं। कुल छोटी और बड़ी कई समितियां थीं, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य लघु समितियां थीं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माना है आयोग ने। लेकिन अगर हम टोटल कमेटियों की बात करें तो उनकी संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी? 22 देखने को मिलेगी। हम समितियों पर जब चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अब देखिए सीधा सीधा उसने लिख दिया है अस्थाई अध्यक्ष पूछना चाह रहा है वो। 9 दिसंबर 1946 को कौन थे भैया अस्थाई अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। तो इसका सही जवाब आप लोग सभी लोग बताइए। इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो भैया पहले संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 13, 11, 15 और 18। आप सभी को पता होगा, अभी हमने आपको बताया है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और यह प्रश्न भी CGL और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला प्रश्न, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष के मामले में सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने बताया था संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, वहां पर संविधान सभा के द्वारा अपना स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, दूसरा ऑप्शन है 31 अगस्त, तीसरा 22 जनवरी और चौथा 15 अगस्त। मैंने बताया था उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था, तो इसके लिए सबसे आसान भाषा में मैंने बताया था पहली बैठक 9 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, फिर 2 दिन बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। अब आप उन्हीं दो को उठा करके एक साथ समराइज करके आगे रखेंगे और उसका सही जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को ये बैठक एक समान रूप से की गई थी। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपको ध्यान रखना है ये बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। भारत का संविधान लिखने, अच्छा देखो यहां पर कुछ नहीं कर रहा है, आपको बस थोड़ा सा जंबल कर रहा है प्रश्न, बच्चों बस जंबल करता है, आपको परेशान करता है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बताएं फटाफट। 5 दिसंबर जब संविधान सभा के गठन की बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दिसंबर 1947 आपको देखना है कि क्या ये डेट 15 अगस्त 1947 के बाद की है। हाँ जी भैया, ये डेट 15 अगस्त 1947 के बाद की है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों 15 अगस्त 1947 के बाद की डेट है, तो इसका जवाब हो जाएगा 299। सभी लोग इस बात को कमेंट में जरूर लिखते रहें कि आपका सही जवाब क्या आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपको देखना है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? अभी मैंने आपको यह प्रश्न भी कराया था, फटाक से बता दीजिए। पहला ऑप्शन कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, माउंटबेटन प्लान या फिर क्रिप्स मिशन। और मैंने बताया था संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग जो स्वीकार की गई थी क्रिप्स मिशन में, लेकिन गठन हुआ था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। और बच्चों देख लो, ये प्रश्न भी एसएससी जीडी का पूछा गया है। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मैंने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना बनेगा। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप सभी अपना जवाब मार्क करिए। इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 है, और यह प्रश्न भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 1947 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? पहला मसौदा पूछ रहा है, याद करिए फरवरी 1947 सलाहकार कमेटी और उसके एक मेंबर्स थे जिन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके पहला मसौदा तैयार किया था। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, और आपको फटाफट सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है भैया बेनेगल नरसिंह राव। ये पूछा गया है भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर आप लगातार यहाँ पर बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको आने वाले सभी एग्जामों में रत्ती भर की भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? प्रश्न को मात्र घुमाया गया है, अभी जस्ट यही प्रश्न आपने सॉल्व किया है। फटाफट जवाब दीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर एम.एन. रॉय जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बापूजी महात्मा गांधी जी। सभी को सभी जवाब पता होना चाहिए, और इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। भारत संविधान सभा के भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर की बात की जा रही है, अंबेडकर साहब या राजेंद्र प्रसाद जी, बी.एन. राव, या फिर आपको ध्यान में रखना है कि के.एम. मुंशी। और भैया इसका सही जवाब है बेनेगल नरसिंह राव। पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, प्रश्न ये पूछा गया है। इसी तरह हम अपने आगे की श्रृंखला में बढ़ते रहेंगे। तो आइए फिर आगे की शुरुआत हम करते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसी सेगमेंट में
क्वेश्चंस के बाद हम अब डिस्कस करेंगे आगे का जो पैटर्न था। आगे का पैटर्न क्या कहता है, हमारी फरवरी 1947 में सलाहकार समिति का गठन हो गया था और सलाहकार समिति ने जो सदस्य थे बी एन राव के द्वारा एक मसौदा बना दिया गया। उस मसौदे पर उस मसौदे को बनाने के लिए बी एन राव जी के द्वारा 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और ये सारी बातें फरवरी 1947 की हैं। तो फरवरी 1947 में आपने देखा, फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 सलाहकार समिति बन रही है और जिसके सदस्य के रूप में हमने अभी आपको कराया बी एन राव, जिन्होंने पहला मसौदा तैयार किया। अब जब ये पहला मसौदा बच्चों तैयार हुआ तो आप सभी को पता है इन्होंने इसके लिए 60 देशों के संविधान से 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन किया, ठीक। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर बाकी बहुत सारी चीजें चल रही थी। आपने एक चीज और देखी हुई थी, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, जहां पर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की अलग से मांग की गई थी। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको हमने अभी बताया है पीछे कि भैया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसके बाद अंग्रेजों को एक बात कंफर्म हो गई कि भारतीयों के विभाजन को रोकना संभव या भारत के विभाजन को रोकना संभव नहीं है। और 3 जून 1947 को एक प्लान आएगा जिसका नाम है माउंट बेटन योजना। क्या नाम है? माउंट बेटन योजना नाम है। इस योजना में पहली बार दो अलग राष्ट्र बनाने की बात हुई, दो अलग राष्ट्र बनाने की बात हुई। अलग राष्ट्र के निर्माण की बात हुई, आप सभी को पता है। और इसी योजना के तहत ये योजना आगे जाएगी। जब यहां से पास होगी इसके बाद ये ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की संसद से जुलाई को पास होगी, जुलाई 1947 को। और किस नाम से? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात दो जो है देश, मतलब भारत के तीन हिस्से बट गए। एक बटेगा नाम से भारत, जो 15 अगस्त 1947 को होगा, मतलब आजाद होगा। और एक बचेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद होगा। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। और दोनों के आजाद होने के बाद पाकिस्तान के देखो पूरे तीन टुकड़े हुए थे भारत के। पहला भारत के रूप में, और दो टुकड़े और हुए थे, पश्चिम की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी की तरफ पूर्वी पाकिस्तान। जो आगे चल करके 1971 के पास जाकर के पूर्वी पाकिस्तान जो है आपका आगे चल करके बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध होगा 1971 में। तो दो क्षेत्र थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। सीमा का विभाजन भी हुआ, हमारी बाउंड्री को भी डिफाइन किया गया, और इसके लिए भी एक आयोग बना। और इस आयोग का नाम था रेड क्लिफ आयोग। क्या नाम था इसका? रेड क्लिफ आयोग के नाम से ये आयोग फेमस था, रेड क्लिफ आयोग। और बच्चों ये जो रेड क्लिफ आयोग है, ये दो जगह की आपकी सीमा को जो है विभाजित करेगा।
एक सीमा बंगाल की और दूसरी पंजाब की, और वहां से फिर आपकी सीमा का निर्धारण हो जाएगा, आपको ध्यान में देना है। और तभी आपने पढ़ा होगा कि भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश के मध्य जिस भी लाइन को आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन, है ना। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट और आता है। कहा जाता है, आपने देखा होगा या सुना होगा कि भारत के लिए जो 15 अगस्त का दिन था वो अच्छा नहीं था। इस वजह से हमारी संविधान सभा ने 14 अगस्त को ही शाम को 11 बजे के आसपास बैठक की थी, और वही 15 अगस्त आते ही भारत को जो है एक तरह से आजादी मिल गई। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, और आप बेहिचक आराम से बता सकते हैं 14 अगस्त 1947 को रात में हुई थी। चलिए आगे आते हैं हम। वो विभाजन मतलब आजादी नहीं हुई थी, लेकिन वही बैठक 15 अगस्त को भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आ जाएंगे हम। अब ये जो मसौदा बना था ना, पहला मसौदा, इस मसौदे पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी आपकी और बनेगी, और इस कमेटी का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। तो पहला जो मसौदा आपका बना था, पहले मसौदा पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है इसका? प्रारूप समिति। कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 1+6 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनका काम क्या था? इनका काम था BN राव जी के द्वारा बनाए गए पहले मसौदे पे चर्चा करना। और इस प्रारूप समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर, माफी चाहता हूँ, हाँ नहीं सही है, अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? BR अंबेडकर जी। टोटल 6 सदस्य हैं। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, आसान प्रश्न पूछता है कि कौन से सदस्य हैं जो इस पार्टी के सदस्य या इस समिति के सदस्य नहीं थे। दो तीन नाम तो आप वर्बली याद रख सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी। ये वो लोग हैं जो इस पार्टी के या इस समिति के सदस्य नहीं थे। बट अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो वो भी देख लीजिए। टोटल 7 सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उपस्थित थे। इसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी जी, ये सभी क्या हैं? सदस्य के रूप में है। अगले चौथे सदस्य के रूप में आपको मिलेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें सदस्य में N माधव राव थे, जो BL मित्र के स्थान पर आएंगे। इनका देहावसान हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगले सदस्य आएंगे TT कृष्णामचारी, जो DP खेतान की जगह पे आएंगे। इनका भी देहावसान हो जाता है। और ये टोटल आपको 7 मेंबर दिखेंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। यहां से एक प्रश्न आपको और अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है कि संविधान सभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। क्योंकि जब 15 अगस्त को विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। अब जब वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया तो फिर अब बाबा साहेब का क्या होना चाहिए? क्योंकि वो जिस हिस्से से वो चुनकर आ रहे हैं वो हिस्सा तो पाकिस्तान चला गया। इस कंसर्न में महाराष्ट्र में पुणे की सीट को खाली कराई गई। वहां से एक सदस्य थे MR जयकर साहब, उनका इस्तीफा कराया गया। वहां पर उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के बाद जो है सदस्य के रूप में, संविधान सभा के सदस्य के रूप में वही पुणे सीट से चुनकर आएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बहुत बार ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 7 लोग हैं, टोटल टोटल जो 7 लोग हैं, ये मसौदे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करके ये दूसरा मसौदा तैयार होगा। दूसरा मसौदा तैयार होगा। अब ये जो दूसरा मसौदा ये 7 लोग तैयार कर रहे हैं ना, कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करने के लिए हमने सभी लोगों को बुलाया। इस पर
दूसरे मसौदे पर चर्चा करने के लिए हमने सभी 299 सदस्यों को बुलाया। कितने सदस्यों को? 299 सदस्यों को बुलाया। अब उन 299 सदस्यों को से क्या होगा ये आप समझिए। उन 299 सदस्यों में से सभी लोग उपस्थित होंगे और इन्हीं में से आपने पढ़ा होगा कि 284 सदस्य अंतिम रूप से संविधान में क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। और इन्हीं चर्चा के संबंध में हमने 3 वाचन कराए। कितने वाचन कराए? संविधान सभा के 3 वाचन या 3 डिलिब्रेशन बहुत फेमस है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि संसद में कितने अ, एक तरह से सदर संसद में कितने सेशंस होते हैं, तो आपने 3 पढ़ा होगा। पहले सेशन में हम किसी भी बिल को प्रस्तुत करते हैं, दूसरे सेशन में उस बिल पर विचार विमर्श होता है और तीसरे सेशन में हम उस बिल को पारित कराने पर जोर देते हैं। सेम कंडीशंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। पहले वाचन पर हमने केवल प्रस्तुतिकरण की बात की थी, दूसरे वाचन पे 4000 से ज्यादा संशोधन हुए इस मसौदे पर, दूसरे मसौदे पर, और तीसरे वाचन में हमने इस पूरे बिल को या पूरे संविधान को पारित कराने पर जोर दिया। तो 3 सेशन ही आपको देखने हैं, 3 वाचन आपको देखने हैं। आपको आगे चलना है 3 वाचन में। पहला वाचन आपको देखना है, पहला वाचन आपको मिल जाएगा देखने को 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 तक। तो 4 से 9 नवंबर 1948 तक पहला मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा सेकेंड डिलिब्रेशन है या दूसरा वाचन है, ये शुरू होगा आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो हमारा तीसरा डिलिब्रेशन है, तीसरा वाचन है, वो शुरू होगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। ठीक। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब बेटा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, उसके बाद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी अनुसूची की संख्या 12 है, बाद में जोड़ी गई है, लेकिन उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। अब जब ये इसी दिन जो है संविधान जो है आपका बनकर तैयार हुआ था, साल कौन सा है? 1949, 1949। लेकिन विक्रम संवत का कौन सा है? तो विक्रम संवत चलेगा 2006। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, आपको ध्यान में रखना है, अभी पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा वो। और इसी 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। किस रूप में? विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में। परंतु इसको हमने शुरुआत में विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, लेकिन आगे चल करके 2015 में ये जो मतलब 2015 ये जो वर्ष था, ये 125वीं जो है जन्म तिथि थी किसकी? हाँ, ये 125वीं जन्म तिथि थी अंबेडकर साहब की, B.R. अंबेडकर साहब की 125वीं जन्म तिथि थी। और इसी कारण हमने ये जो विधि दिवस है इसका नाम बदल दिया और हमने बोला कि 26 नवंबर को अब हम मनाएंगे संविधान दिवस। मतलब 2015 से हम हर 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से आर्टिकल्स मुख्य रूप से आपको इसी दिन लागू हो जाएंगे? आंशिक रूप से लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से नहीं लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो क्या लागू हुआ था? कुल 16 अनुच्छेद। कितने? 16 अनुच्छेद लागू होंगे यहां पर।
कौन कौन से? एक 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, उसके बाद अनुच्छेद 360, 324, 366, 366, 367, 367 के बाद 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये आपके टोटल 16 अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कब होते हैं लागू? ये लागू हो जाएंगे कब? ये लागू हो जाएंगे 26 नवंबर को। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए बच्चों कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो ऐसा क्या हुआ कि हमने संविधान को 26 नवंबर को ही लागू नहीं किया? उसके पीछे भी एक कहानी है, और उस कहानी के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? इसके लिए आपको दिसंबर 1929 का एक अधिवेशन याद करना पड़ेगा, और यह है लाहौर अधिवेशन। कौन सा है? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन पर रावी नदी के तट पर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और सिर्फ घोषणा ही नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि आगामी 30 दिसंबर की बात है ये, आगामी 26 तारीख को, मतलब 26 जनवरी 1930, आगामी 26 तारीख को हम भारत का पहला स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और वही हुआ भी। 1 जनवरी, 1 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, और तब से प्रत्येक वर्ष हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाते रहे। 30 से लगा करके 1 जनवरी 1947, 1 जनवरी 1947 तक हमने स्वाधीनता दिवस कब मनाया? स्वाधीनता दिवस हमने 26 जनवरी को मनाया। कितनी बार मनाया गया है? कुल 18 बार। कितनी बार? 18 बार। लेकिन आप सभी को पता है स्वाधीनता का अर्थ होता है आजादी। क्या होता है बच्चों? स्वाधीनता का अर्थ होगा आजादी। अब आपको आजादी बेटा कब मिली? आजादी मिली है आपको कब? आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। आजादी आपको कब मिलेगी? 15 अगस्त 1947 को। तो बेटा आपका स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस तो किधर चला गया? स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को चला गया। फिर इस 26 तारीख का क्या होगा? 26 जनवरी। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस, ये जो 26 जनवरी है, माफी चाहता हूं ये 1 जनवरी लिख दिया गया है, ये जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी की डेट को बचाए रखने के लिए या इसके इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए 2 माह का इंतजार किया। 2 माह का इंतजार किया हमने, और 2 माह के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो है संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ। ये कहानी है आपके 15 अगस्त और 26 जनवरी की, जो आपके समक्ष मैंने रख दी है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछेगा यहां से, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछेगा आपसे कब हुई थी? तो आपको याद रखना है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। 24 जनवरी 1950 को हुई है। इस दिन कौन कौन से काम किए गए? पहला, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। संविधान सभा ने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। दूसरा, राष्ट्रीय गान को भी अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रीय गान को भी मान्यता प्रदान की गई। तीसरा,
श्री राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। और क्या किया गया? चौथा, जो आपकी संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में बदला गया। ये आपकी वो बातें हैं जब अंतिम बैठक को हुई थी। और इसकी जो लास्ट बात है कि भैया 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर हुए। 284 सदस्यों के द्वारा संविधान की 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए। हाँ, 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए, आपको ध्यान में रखना है। एक हिंदी भाषा की प्रति थी, एक अंग्रेजी भाषा की प्रति थी और एक एडिशनल प्रति थी। कई बार आपने सुना होगा इस प्रति पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो सबसे पहले हस्ताक्षर करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो लास्ट हस्ताक्षर करेंगे वो करेंगे श्री राजेंद्र प्रसाद। इसकी भी एक कहानी है बच्चों। क्या कहानी है? कहानी इतनी सी है कि जो अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हमेशा जब भी किसी चीज पर हस्ताक्षर होते थे उनके लिए सबसे ऊपर कॉलम बनाया जाता था। लेकिन जब संविधान के मूल प्रति पर हस्ताक्षर होने थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष जी का कॉलम सबसे ऊपर है। लेकिन वो अपनी आदतन या हैबिचुअल होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे ऊपरी कॉलम पे हस्ताक्षर कर दिए गए। और जब लास्ट में कहीं राजेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि उनके लिए तो कोई कॉलम नहीं था, तो उसी पहले ही कॉलम पर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के भी हस्ताक्षर है। छोटे से हैं, उसी सेम कॉलम पर है। दोनों के ही हस्ताक्षर एक कॉलम पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जहां पर इतना सारा काम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। 26 जनवरी को क्या क्या हुआ था? तो 26 जनवरी को संविधान लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो है लागू होगा, जिसमें से आपको याद है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। शेड्यूल्स कितनी थी? 8 थी। इनमें बाद में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। समय के साथ ये 8 अनुसूचियां बढ़ करके 12 हो जाएंगी, जिसमें से 9वीं अनुसूची जिसका संबंध भूमि सुधार से है, लैंड रिफॉर्म से है, ये पहला संशोधन द्वारा जोड़ा जाएगा इसको, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। 10वीं अनुसूची जिसका संबंध दल बदल से है, ये आपका 52वां संशोधन 1985 से जोड़ी जाएगी, 52nd अमेंडमेंट 1985। और वहीं अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, 11th शेड्यूल, तो ये है आपका ग्राम पंचायत से, या आप ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नेंस बुला सकते हैं। और ये 73rd अमेंडमेंट से हुआ था 1992। और जो 12वीं शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची है, इसका संबंध नगर पालिका से है। और ये हुआ था 74वां संशोधन 1992, 74th अमेंडमेंट 1992
टू। ये 4 अनुसूचियों को बाद में जो है जोड़ा गया था। और क्या हुआ था, संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी को ही आपका जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, इसको भी सभा के द्वारा सहमति दी गई थी या अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। ये भी डेट आपका कब है, 26 जनवरी 1950 को है। टोटल कितने सेशंस या सत्र आयोजित हुए थे, तो आपको याद रखना है कुल 11 सत्र थे, कुल 11 सत्र हैं, प्लस जो 12th सेशन है, 12वां सत्र है, जो 12वां सत्र है, उसका जो आयोजन होगा 24 जनवरी को होगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों। और कितने दिन, 165 दिन बहस हुई है, 165 दिन आपको बहस देखने को मिल जाएगी। कितने दिन की, 165 डेज की आपको यहाँ पर बहस देखने को मिल जाएगी। संविधान पर या संविधान के निर्माण पर आपको इतनी देर बहस देखने को मिल जाएगी। चलिए हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगले कुछ और फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे संविधान सभा में अनेक कमेटियों के माध्यम से जो है काम हुआ था, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 22 समितियां थी, जिनमें से 8 कमेटी तो मेजर थी या बड़ी थी, और उसके बाद कुछ छोटी समितियों के माध्यम से कार्य हुआ था। नाम दे करके पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति उस समिति का अध्यक्ष था, वही आपको यहाँ पर देखना है। जैसे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इन तीनों के ही अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार, ये दोनों, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो सलाहकार समिति है, दोनों के ही अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप या मसौदा समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मिलेंगे। अच्छा, ये जो आपका मौलिक अधिकार की कमेटी बनी है ना, ये सलाहकार एडवाइजरी कमेटी है, इसके तहत 2 सब कमेटियां बनाई गई थी। एक सब कमेटी बनाई जाएगी मौलिक अधिकार के लिए उप समिति, और दूसरी बनाई जाएगी अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार की जो उप समिति है, इसके अध्यक्ष होंगे श्री जेबी कृपलानी जी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति है, इसके अध्यक्ष होंगे एच.सी. मुखर्जी साहब। नियम प्रक्रिया, इसकी इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ एक समिति और आती है जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति या इसी को झंडा समिति भी कहा जाता है कई बार, झंडा समिति। याद रखिएगा, इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। कई किताबों में इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी लिखे हुए हैं, जो कि ये गलत फैक्ट है, उस पर भी आपको चर्चा करके रख लेनी है। इसी के साथ साथ कुछ और आपको अन्य तथ्य भी देखने को मिल जाएंगे जो संविधान से ही रिलेटेड है। जैसे संविधान सभा की स्टैंप कौन सी थी, तो साथी थी। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा लिखा गया है। सजाने का काम जो है राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा किया गया है ना, नंदलाल बोस। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो 26 जनवरी को मैंने बताया कि पूर्ण रूप से आपका संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो है ना आपका, जिसे पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने अप्रूव किया था। इसमें कुल रंगों की संख्या 4 है, एक केसरिया, ग्रीन और व्हाइट और ब्लू, क्योंकि चक्र जो है वो ब्लू कलर का है। और इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, बहुत बार पूछा गया है। निर्माण में समय मैंने बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन।
कभी कभार खर्च भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे आप। 63,96,729 रुपए का। बहस की बात की जाए तो 114 दिन आपको ध्यान में रखना है। और अधिवेशन टोटल कितने हुए हैं? 12। हिंदी भाषा में किसने लिखा है? वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा। अंग्रेजी भाषा का मैंने अभी बताया था, माफी चाहता हूं, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अगर हम डेकोरेशन की बात करें तो वो काम किया गया है कलाकृति का राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी के द्वारा। दोनों ही शांति निकेतन के कलाकार हैं। काफी पूछा जाता है ये प्रश्न। शांति निकेतन के कलाकार हैं। शांति निकेतन के क्या हैं? कलाकार हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जनक किसको कहा जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। अभी मैंने बताया, पहले हस्ताक्षर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर श्री राजेंद्र प्रसाद जी। अगर पहली महिला की बात करें कि पहली महिला जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो राजकुमारी अमृत कौर जी के द्वारा हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर एकमात्र मुस्लिम महिला की बात कर ली जाए तो वो है बेगम कदसिया एजाज रसूल। कुल महिलाएं 15 थी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दलित महिला के रूप में कौन जुड़ी हुई थी हमारे साथ? तो दक्षिणायणी वेला युधना थी, जो दक्षिण भारत से बिलोंग करती थी। और हमारा संविधान अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, तो वहीं हमारे विश्व का सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद का जिक्र देखने को मिलता है आपको। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स पे भी बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि संविधान सभा की एक ऐसी बैठक, संविधान सभा जो है ऐसी बैठक है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल साहब ने दिया था। कौन है विंस्टन चर्चिल? आप फटाक से कमेंट करके जवाब देंगे। मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कौन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये एक स्टेटमेंट जी ऑस्टिन जी का है, पूछा जाता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित कर देना चाहिए, अबुल कलाम आजाद जी का स्टेटमेंट है। और आजादी के बाद कांग्रेस को एक पार्टी के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये हमारे बापूजी का स्टेटमेंट है। और लगभग संविधान सभा के सारे फैक्ट्स को हम यहां तक कवर कर चुके हैं। अभी बस इनके कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी प्रश्न हमारे पूछे जा चुके हैं। जैसे संविधान सभा ने किस वर्ष मसौदा मसौदा तैयार करने के लिए अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है गठन किया था? तो आपको ध्यान में रखना है वो गठन कब किया गया था? 1949 को। कब किया गया भैया? 1949 को किया गया है। अगला प्रश्न भैया देख लेंगे हम। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? आप सभी को पता है कि एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे लगभग 60% प्रावधान सीधे सीधे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। उसी अधिनियम के तहत हमारा शासन व्यवस्था चल रही थी जब तक हमारा स्वयं का शासन या हमारा स्वयं का संविधान लागू नहीं हो गया। तो इसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे आ जाएंगे। भारत संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? वैसे तो डेट 26 नवंबर 1949 की है, लेकिन मैंने बताया था मिति मार्ग शीर्ष जो आपकी सप्तमी है वो 2006 विक्रमी की है। ये आपको ध्यान में रखना है। कब है? 2006 विक्रमी की। 57 साल आपको जो है ऐड करने हैं यहाँ पर विक्रम संवत को लगा करके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एकमात्र काम था ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान तैयार करना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, संविधान के अस्तित्व में आने के उपरांत संविधान सभा को भंग कर दिया गया। बिल्कुल, संविधान सभा को ही भंग करके अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसका मतलब दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या हैं? करेक्ट है। इसके बाद कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित
नहीं हुई। तो संघ संविधान, संघ शक्ति के लिए भी वही थे, राज्यों के लिए भी वही थे और संघ संविधान समिति के लिए भी यही थे। नियम संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यूपीएसआई का प्रश्न है बच्चों ये। कौन सा संविधान सभा द्वारा काम नहीं किया गया था? पहला, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 1949 में होगा, संविधान सभा करेगी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक्सेप्ट करने का काम भी कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अडॉप्ट किया गया है इन्हीं के द्वारा। किसको भैया नहीं किया जाएगा? तो 1952, ये जो आपके पहले प्रधानमंत्री हैं, माफी चाहता हूं, ये जो पहले प्रधानमंत्री हैं इनको जो है नहीं चुना गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा जी के द्वारा। राष्ट्रपति चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। आगे आ जाइए। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा सजाया गया है? मैंने बताया था भैया दो लोग थे, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। मैंने बोला था कि नाम के साथ इनका स्कूल भी पूछा जाएगा। कौन सा स्कूल है भैया? दोनों ही लोग शांति निकेतन से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे? शांति निकेतन से संबंधित थे। अगला, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। पहला, संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। और इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब दोनों ही आपके क्या हैं? सही है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही आपके क्या हैं? सही हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार के पास एक अकाउंट होता है, गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। और संचित निधि से जब भी कोई धन अगर खर्च करना है बच्चों, कोई भी धन अगर आपको खर्च करना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका अधिकार आपको कौन देगा? संसद देगी। कौन देगा अधिकार? संसद देगी। वो बात आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा पार्लियामेंट। आगे आ जाइए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आप, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अपनाने की बात कर रहा है ये, और अगर ना समझ में आ रहा हो तो अंग्रेजी वाला देख लीजिएगा, एडॉप्टेड की बात कर रहा है ना, लागू होने की बात नहीं कर रहा है। 26 नवंबर 1949, ध्यान रखेंगे आप इस डेट को भी। आगे, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा के लेखन का काम किया था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, या राज्य समिति के अध्यक्ष, तीनों के ही अध्यक्ष थे भैया कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? आप सभी को पता है कि भैया हमारे पास एक अधिनियम था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया था तब उसमें लिखा हुआ था कि जब तक भारतीय अपना संविधान स्वयं नहीं बना लेते तब तक सारे नियम और कानून 1935 के अधिनियम के तहत चलेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज की बात कर रही है संविधान, आपका जो संविधान है उसमें दो बार हस्ताक्षर हो रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को और 24 जनवरी 1950 को। जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है? तो भैया भारतीय संविधान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान की बात हो रही है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया? भैया आप सभी को पता है राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और श्री राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। एसएससी जीडी का प्रश्न है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित कर दिया गया था? यह भी घटना है
1950 की, और 1952 तक जो है ये काम संविधान सभा करती रहेगी निर्बाध रूप से। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका जवाब अनिवार्य रूप से दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता, मैंने बताया था एक सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार कमेटी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। दो उप समितियां बनी थी, एक मौलिक अधिकार के लिए जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक के लिए जिसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। तो यहां आपका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी साहब। कौन होंगे? जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। कितने दिनों तक वो बैठकें चली थी? आपको ध्यान में रखना है, 11 सत्र में कुल 165 दिन तक वो बैठकें चली थी, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस का है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? फिर से वही प्रश्न है, 26 नवंबर 1949। एक बेटा अपनाया पूछा जाएगा, एक लागू होना पूछा जाएगा, कंफ्यूज कभी नहीं होना है अपने को। अपनाया गया है कब? 26 नवंबर 1949 को। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है, आप सभी को पता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। भारत में कब भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? मैंने बताया था 26 नवंबर को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 को जब 150वीं पुण्यतिथि थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, वहां पर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने इसको विधि दिवस से बदलकर संविधान दिवस में रख दिया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। 26 नवंबर 1950 को भारत क्या बना था? तो भारत एक कैसा देश बना था? आपको याद रखना है, हमारे पास ये शब्द नहीं है, जो हमारे पास धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द हमारा 1976 में जोड़ा जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कैसा है? एक संप्रभु, कैसा है? एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा भारत, ये ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो ये अप्रैल, ये चुनाव जो है 14 अप्रैल 1952 को हुए थे, और आपकी जो पहली लोकसभा आएगी वो अप्रैल 1952 में आएगी। कब आएगी? अप्रैल 1952 में। अभी मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, और उन 284 सदस्यों के द्वारा भैया कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं वहां पर शामिल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आपसे यहां से और पूछ सकता है कि बापूजी को श्रद्धांजलि किस अधिवेशन में दी गई थी? किस सत्र में जो है, या किस अधिवेशन में? टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। बापूजी को श्रद्धांजलि किस अधिवेशन में दी गई थी? तो वो 7वां अधिवेशन है संविधान सभा का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, और आज के साथ ही ये आपका जो पहला सेशन है, हमारी पहली क्लास, वो आज कंप्लीट हो गई है। आप सभी लोग जरूर इसको सभी के साथ शेयर करें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, और सभी के साथ इसे शेयर करें। फिर हम मिलते हैं आपके साथ दोबारा नए सेशन के साथ। तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।